નમસ્કાર હિન્દીના ભાઈઓ બહેનોને. આપણે માધ્યમિક વિભાગ માટે ધોરણ 9ના પાઠ્યપુસ્તક એટલે કે વિષય વસ્તુના MCQનો વિડીયો બનાવી રહ્યા છે. તેમાં આજે બાકીના જે એકમો જે છે એના MCQ છે એ બનાવી અને તમારી સમક્ષ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરીક્ષા ખૂબ નજીક છે. આપણે કોઈ વધારે કોઈ સલાહ સૂચનોની કોઈ હવે જરૂર નથી. તમે બધા સૌ જાણો છો કે આપણા વિડીયોમાંથી પીડીએફમાંથી કેટલું પૂછાય છે, એટલે એની કોઈ કહેવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી. અને PDF પણ છે તમને અવશ્ય મળી રહેશે. આપણો જે કોન્ટેક્ટ નંબર છે એની અંદરથી તમને PDF અચૂક મળશે. હવે કઈ રીતની મેળવે છે એના વિશે પણ તમને બધાને પૂરી ખબર છે. આપણો જે નંબર છે એ નંબર ઉપર તમે WhatsApp કરશો તો તમને એની અંદરથી બધી જ માહિતી છે મળશે. હવે વધારે સમય આપણે નથી બગાડવો. જોઈએ આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ્યપુસ્તક અને તેની MCQના આખા પ્રશ્નો. ભારત ગૌરવ નામનું જે કાવ્ય છે ત્યાંથી આપણે ફરીવાર MCQ જોઈએ, જે મેથિલી શરણ ગુપ્ત દ્વારા રચિત છે. એનો જન્મ છે ઝાંસીની અંદર થયેલો છે. कवि मैथिली शरण गुप्त को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो राष्ट्र कवि छे रहશે. गुप्त जी को सन 1954 में किस उपाधि से अलंकृत किया गया? જેનું છે पद्म भूषण. भारत गौरव कविता उनके किस प्रसिद्ध काव्य रचना से ली गई है? भारत भारती. भारत भारती काव्य में देश के किन 3 खंडों का चित्रण है? अतीत, वर्तमान और भविष्य. कवि ने प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल किसे कहा है? भारतवर्ष को. ત્યારબાદ 8મો પ્રશ્ન છે, भारतवर्ष के पास कौन से 2 महान प्राकृतिक वैभव है? तो हिमालय और गंगाजल. संसार का सिरमौर सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है? भारतवर्ष. भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार कौन है? भारत. 11मो प्रश्न, विधि सृष्टि के रचयिता ने सबसे पहले सृष्टि का विस्तार क्या किया? भारतवर्ष में. भारत की पावन भूमि के निवासी कौन कहलाते हैं? आर्य. विद्या और कला कौशल के प्रथम आचार्य किसे माना गया है? आर्यों को. आर्यों की संतान आज किस स्थिति में पड़ी है? अधोगति में. आर्य कभी किसके लिए नहीं जीते थे? अपने लिए. आर्यों ने कभी किस प्रकार की मदिरा नहीं पी थी? स्वार्थरत मोह की. आर्यों का जन्म मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए होता था? तो जवाब से संसार के उपकार और हित के लिए. सिरमौर शब्द का सही अर्थ है श्रेष्ठ. पुरातन शब्द का अर्थ कविता के अनुसार है प्राचीन और अधोगति शब्द का अर्थ है अवनति. ત્યારબાદ એક યાત્રા यह भी જે રામદ્રસ મિશ્ર દ્વારા રચિત છે એના જોઈએ MCQ. તો સૌથી પહેલા પ્રશ્ન, એનો લેખક કોણ છે, મૃત્યુ છે એ જોયું. ત્રીજો છે, લેખક को उनके किस काव्य संग्रह से लिए व्यास सम्मान मिला? तो आम के पत्ते. ત્યારબાદ છે, लेखक यात्रा पर चलते हो क्यों डरते हैं? तो जवाब से कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों के पाला पड़ेगा. लेखक को किस शहर में एक डॉक्टर से मिलने जाना पड़ा? ग्वालियर. स्टेशन पर लेखक के पीछे कौन पड़ गया था? एक ऑटो वाला. लेखक ने ऑटो वाले की बात क्यों मान ली? तो जवाब से उसकी आवाज़ में एक आकर्षक और जिद्द थी. ऑटो वाले का नाम क्या था? मोहन. मोहन ने लेखक की पत्नी को किस नाम से संबोधित किया? अम्मा. मोहन मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था? आगरा का. मोहन की शिक्षा कितनी तक हुई थी? तो BA पास था. आगरा में मोहन का पालन पोषण किसने किया था? तो उसके बड़े भाई ने. मोहन के बड़े भाई का पेशा क्या था? वकील. मोहन ग्वालियर क्यों आया था? तो जवाब से नौकरी की तलाश में. रास्ते में मोहन को कौन मिला जो बहुत बदहवास थी? एक परिचित लड़की. लड़की के माँ बाप उसे किसके हाथों बेचना चाहते थे? तो एक खुसड़ अधेड़ व्यक्ति को. लड़की को बचाने के लिए मोहन उसे लेकर सबसे पहले कहाँ गया? थानेदार के पास. थानेदार ने मोहन को क्या सुझाव दिया? तो तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? लड़की ने शादी के प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया की? तो स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया. मोहन के भाई भाभी उसको क्यों नाराज हो गए? तो क्योंकि उसने दूसरी जाति के लड़की से शादी की. मोहन को घर से निकालने की बाद उसने क्या काम शुरू किया? ऑटो चलाना. मोहन के अनुसार आगरा का अपनापन कैसा था? वह अपनापन अप्रतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता था. लेखक ने मोहन को क्या कहा? तुम बहुत बड़े हो मोहन.
मोहन ने लेखक से 100 रुपये का नोट क्यों नहीं लेना चाहा। उसने कहा कि मुझे माँ बाप मिल गए, पैसे का कोई मोल नहीं। लेखक ने अंत में मोहन को कितने रुपये का नोट दिया? 500 रुपये का। मोहन ने कितने रुपये वापस करने की कोशिश की? 300 रुपये। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, लेखक ने पैसे लेने के लिए क्या शर्त रखी कि वे 500 रुपये चुपचाप लेने ही पड़ेंगे। लेखक का नाम क्या था? सत्यकेतु। लेखक की पत्नी का नाम था कामना। कहानी के अंत में मोहन की आंखों में क्या था? तो न जाने कितना अपनापन। मसीहा शब्द का अर्थ है बचाने वाला। यात्राभिरु शब्द का अर्थ है यात्रा से डरने वाला। अवांछित शब्द है जो चाह न गया। उबारना का अर्थ है बचाना। असमझ का अर्थ है दुविधा। पाले पड़ना मुहावरे का अर्थ है संबंध छूटना। चुप्पी सी छा जाना एनो अर्थ है शांति छा जाना। उद्विग्न करना उसका अर्थ है पीड़ा देना। थानेदार के बारे में मोहन ने क्या विशेष बात बताई? तो वह कवि भी था और मानवीय संवेदना से भरा था। इस कहानी का मुख्य भाव क्या है? तो मानवीय संवेदना और स्त्री सम्मान। ત્યાર પછીનો પાઠ છે રાની, જે મહાદેવી વર્મા દ્વારા રચિત છે। એ પાઠ જોઈએ આપણે। રાની પાઠ की लेखिका महादेवी वर्मा, એનો જન્મ, એનો મૃત્યુ। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा अथवा नीर भरी दुख की बद्री એવું એનું ઉપનામ છે। रानी किस साहित्य विद्या की रचना है? रेखा चित्र। प्रस्तुत पाठ में रानी किसका नाम है? एक घोड़ी का। रानी के साथ लेखिका के और कौन से दो साथी थे? निक्की और रोजी। निक्की कौन सा प्राणी था? नेवला। रोजी कौन थी? एक कुतिया। लेखक का बचपन कहाँ बीता जो घोड़ों का आधिक्य था? तो इंदौर, रियासत। बच्चों ने किस घोड़े पर चढ़कर देश निकाल देते सुना था? अपराधियों को। अंग्रेज बच्चों को छोटे टट्टुओं पर घूमते देखकर लेखिका के मन में क्या विचार आया? तो उससे अन्याय लगा कि उन्हें भी घोड़ा मिलना चाहिए। लेखिका के पिता ने बच्चों के लिए कैसी घोड़ी मंगवाई? चॉकलेटी रंग की। घोड़ी का पूरा नाम क्या था? ताज रानी। ताज रानी की देखभाल करने वाले साइस का नाम क्या था? छुट्टन। रानी को कहाँ बांधा गया? तो पश्चिम वाले बरामदे में। बच्चे रानी के साथ मित्रता करने के लिए उसे क्या खिलाते थे? बिस्कुट और मिठाई। रानी की पूंछ से कौन झूलने लगता था? निक्की। रानी की गर्दन पर कौन उछलकर चढ़ जाता था? रोजी। रानी का रंग कैसा था? हल्का चॉकलेटी और चमकदार। रानी की आँख कैसी थी? तो बड़ी काली, स्वच्छ और पारदर्शी। लेखिका और उसके भाई बहन रानी पर कैसी सवारी करते थे? तो सुंदर झीन काठी लगाकर। भाई ने एक बार रानी को किससे मार दिया था? पतली सट्टी अथवा लकड़ी से। सट्टी लगने पर रानी की क्या प्रतिक्रिया हुई? वह वेग से भागने लगी। रानी के अचानक भागने से क्या हुआ? तो लेखिका गिर पड़ी। लेखिका के गिरने पर रानी कैसी खड़ी रह गई? तो पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा की तरह। भाई को जन्मदिन पर नानी ने क्या उपहार भेजा था? सोने के कड़े। भाई ने सोने के कड़े उतार कर कहाँ डाल दिए? रानी के खड़े 70 कानों में। कड़े गायब होने पर कहाँ मिले? तो मिट्टी के गड्ढे में से। एक सुबह बच्चों ने रानी के पास किससे देखा? एक छोटे से घोड़े के बच्चे को। रामा ने मजाक में बच्चों से बच्चे के बारे में क्या कहा? तो रानी ने उसे अपने पेट में दाना चारा खाकर छिपाई रखा था। बच्चे रानी का पेट क्यों चीरना चाहते थे? और छोटे घोड़े बाहर निकालने के लिए। पेट चीरने के लिए बच्चे कौन सा औजार लेकर आए थे? शाक काटने का चाकू। पेट चीरने के लिए बच्चों ने क्या ढूंढा था? तो टाट सीने का बड़ा सूजा। आँखों में बसना मुहावरे का अर्थ क्या है? हृदय में समाना। जवाब दे देना मुहावरे का अर्थ है अंत हो जाना, नष्ट होना। लेखिका को ताजमहल की रानी पर सहानुभूति क्यों हुई? तो उन्होंने जवाब है उसकी कहानी सुनकर कि उसके महल से निकाल दिया था। अस्तबल शब्द का क्या अर्थ है? घोड़े का आवाज़। रानी के कानों के बीच माथे पर क्या झूलता था?
अयल का गुच्छा। बच्चों के लिए रानी क्या थी? उसके परिवार का एक अभिन्न हिस्सा और सखी। मराठी या अन्य भाषा में घोड़ी के बच्चे को क्या कहा जाता था? अश्व या शिशु। ત્યાર પછી નીતિ કે દોહે જે રહીમજી દ્વારા રચિત છે એના પ્રશ્નો મિત્રો આપણે જોઈએ. આપણે કોઈ વધારે સમય નથી લેતા અને ફટાફટ પ્રશ્નો જ જોઈએ છીએ કારણ કે સમય નજીક છે. नीति के दोहे जे अब्दुल रहीम खान खाना. रहीम के पिता का नाम क्या था जो अकबर के अभिभावक थे? बैरम खां. रहीम अकबर के दरबार में क्या थे? तो नवरत्नों में से एक. रहीम ने अपने व्यवहारिक अनुभवों को किस ग्रंथ में व्यक्त किया है? रहीम सतसई. तरुवर वृक्ष और सरोवर की विशेषता क्या है? तो वे दूसरों के उपकार के लिए फल और पानी देते हैं. रहीम के अनुसार साचे मित्र એટલે કે सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? तो विपत्ति की कसौटी पर. बड़ों को देखकर किसका त्याग नहीं करना चाहिए? तो छोटो या लघु का. रहीम ने सुई और तलवार का उदाहरण क्यों दिया? यह बताने के लिए कि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती. दीनबंधु के समान कौन होता है? जो गरीबों की मदद करता है. कड़वे वचन बोलने वाले को खीरे की तरह क्या सज़ा मिलती है? तो उसका सिर काटकर नमक मला जाए. उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति पर किसका असर नहीं होता? कुसंका. चंदन के वृक्ष पर कौन लिपटे रहते हैं फिर भी उसमें विष नहीं फैलता? भुजंग. एक बार बात बिगड़ जाने पर क्या होता है? तो वह लाख कोशिश करने पर भी दोबारा नहीं बनती. बिगड़े हुए दूध को मथने से क्या नहीं निकलता? माखन. रहीम के अनुसार थोड़े दिन की विपत्ति क्यों भली? क्योंकि उसके पता चल जाता है कि जगत में कौन हितैषी है और कौन नहीं. मांग जाने वाले व्यक्ति को रहीम ने क्या माना है? तो मरे हुए व्यक्ति के समान. उन लोगों को रहीम ने पहले से ही मरा हुआ क्यों ने कहा है जो मांगने वालों को नहीं कह देते हैं? परकाश शब्द का सही अर्थ है दूसरों का काम. मित्र शब्द का क्या अर्थ है? प्यारा मित्र. और अंत में है तरवारी शब्द का अर्थ है तलवार. ત્યાર પછીનું પાઠ જોઈએ આપણે એટલે કે જે કાવ્ય છે યુગ ઓર મેં જે નરેન્દ્ર શર્મા રચિત છે. એના કવિનું છે પ્રશ્ન એનો જન્મ ક્યારે થયો અને કઈ સ્થળ ઉપર થયો જે જહાંગીરપુરા છે. ત્યાર પછી છે કવિને किस विश्वविद्यालय से एमए की शिक्षा प्राप्त की थी? तो प्रयाग विश्वविद्यालय. नरेंद्र शर्मा आकाशवाणी के किस लोकप्रिय कार्यक्रम के प्रधान रहे? विविध भारती. नरेंद्र शर्मा के काव्य विकास के 3 चरणों में कौन शामिल नहीं है? प्रयोगवादी. इनमें से कौन सा नरेंद्र शर्मा का कविता संग्रह है? तो प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, रक्तचंदन आ रीते उपयुक्त सभी. कड़वी मीठी बातें नरेंद्र शर्मा का क्या है? कहानी संग्रह. कवि के अनुसार गगन से क्या बरस रहे हैं? अंगारे. कविता में मानवता की स्थिति कैसी बताई गई है? घायल. कितने समुद्र खोल रहा है? 7 समुद्र. कवि के अनुसार मनुष्य को हाथ किस लिए दिए हैं? तो भू पर स्वर्ग निर्माण करने के लिए. मानव जग की जड़ता में प्राण डालने के लिए क्या दिए गए थे? बुद्धि. ज्ञानी मानव ने कौन सा काम अधूरा छोड़ दिया? तो निखिल सृष्टि को वश में लाने का. ईश्वर बनने की चाह रखने वाला मानव क्या बनकर रह गया है? आत्मघाती. कवि के अनुसार आज सबका रुख कैसा हो गया? आज सबका रुख उल्टा हो गया. कविता में वर्तमान मानव को कैसा बताया गया है? संघर्ष निरत. सारी दुनिया किससे डूबी जा रही है? गम में यानी दुख में. कवि ने जगतगत वैभव को क्या करने की बात कही है? फूंकने की. इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? युग की विनाशक परिस्थिति और मानवता की पीड़ा. ત્યારબાદ દાજુ પાઠ છે શેખર જોશી દ્વારા રચિત. એ જોઈએ આપણે. दाजू कहानी के लेखक कौन है? तो जवाब से शेखर जोशी. शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर. लेखक का जन्म कहाँ हुआ? अल्मोड़ा, उत्तरांचल. इनमें से कौन सा कहानी संग्रह शेखर जोशी का है? तो कोसी का घटवार, 7 किलो, अलवाहा और उपयुक्त सभी.
दाजू कहानी पर फिल्म का निर्माण किसने किया? तो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी। मदन शहर में आकर कहाँ काम करता था? तो एक होटल कैफ़े में। 7वां प्रश्न, मदन की उम्र लगभग कितनी बताई गई थी? 9 से 10 वर्ष। जगदीश बाबू कैफ़े में कैसे अनुभव कर रहे थे? एकांकी, अकेलापन। दाजू शब्द का क्या अर्थ है? बड़ा भाई। मदन ने जगदीश बाबू को क्या समझ लिया था? अपना दाजू। मदन मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था? पहाड़ का। मदन का गांव अल्मोड़ा से कितने दूर था? 15-20 मील। मदन के गांव का नाम क्या था? टोडियालगो। मदन अपनी माँ को क्या कहकर बुलाता था? इजा। मदन के अनुसार छोटी बहन को क्या कहा जाता है? भूली। जगदीश बाबू को मदन का बार बार दाजू कहना क्यों बुरा लगा? क्योंकि उनके मध्यम वर्गीय अहंकार प्रेस्टीज को चोट लगी। जगदीश बाबू ने मदन को डांटते समय किस शब्द का प्रयोग किया? प्रेस्टीज। मदन की आंखों की चंचलता देखकर क्या अनुमान लगाया जा सकता था? वह बहुत फुर्तीला है। जगदीश बाबू ने कैफ़े में पहली बार क्या ऑर्डर दिया था? सिंगल चाय। हेमंत कौन था? जगदीश बाबू का बचपन का सहपाठी। कहानी के अंत में मदन ने अपना नाम क्या बताया? बॉय। दाजू कहानी किस पत्रिका द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम रही थी? धर्मयुग। शेखर जोशी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? तो पहल सम्मान और महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को क्या लगी? गहरी चोट। 25वां प्रश्न, सुपाप शब्द का अर्थ क्या है? उजली। हिम के लिए मदन की पहाड़ी भाषा में कौन सा शब्द है? ह्यू। जगदीश बाबू के चेहरे पर क्या पुत गई थी? एकांकीपन की शाही। मदन को अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण क्या हुआ? संकोच हुआ। मदन की चाल में कैसी मस्ती थी? तो अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। प्रेस्टीज शब्द का अर्थ मदन समझ सका या नहीं? शायद नहीं, पर वह अपमान समझ गया था। मदन अपनी वेदना को शांत करने के लिए कहाँ जाकर रोया? सरदे कोठरी में। अहमद ने मदन से क्या सवाल पूछा? क्या नाम है तुम्हारा लड़के? जगदीश बाबू ने दूसरी बार कैफ़े में मदन को कैसे बुलाया? इशारे से। निशंक शब्द का क्या अर्थ है? अकेला। जनशदमय का अर्थ है शोरगुल युक्त। दाजू कहानी में किसका मार्मिक चित्रण हुआ है? बाल श्रमिक के बाल मन की संवेदना का। लेखक ने कितने वर्षों तक इलाहाबाद में औद्योगिक प्रतिष्ठान में काम किया? 30 वर्ष। नौरंगी बीमारी किसकी रचना है? शेखर जोशी। मदन के चेहरे पर मुस्कान क्यों गायब हो गई थी? जगदीश बाबू के रूखे व्यवहार और डांट के कारण। मदन ने अंत में अपना नाम बॉय क्यों बताया? वह जगदीश बाबू के साथ कोई अपनापन नहीं रखना चाहता था। तो મિત્રો આજે પણ આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ। હવે ત્યાર પછી બાકીના જે પાઠના MC